ऋषभ बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। बहुत देर तक वो ब्यास हाउस के ऊपर वाले रूम की ओर देखता रहा, जहाँ नन्ही थी। उसके जहन में बचपन की यादें ताज़ा हो गईं, जब वो मासूम सी नन्ही से मिला था। और फिर उसे वो एक एक पल भी याद आ गया, जब उसने नन्ही की इज्जत को रौंदा था। ऋषभ ने अपना हाथ जोर से गाड़ी की स्टीयरिंग पर मार दिया। कैसे कर सकता हूँ मैं ये सब? ऋषभ आज रो रहा था। मैंने उसे खुद से दूर कर दिया, उसके वजूद को तार तार कर दिया। उसने तो वही किया जो मैंने कहा, हर सलूक सहन किया मेरा, उफ तक नहीं की। शादी की रात उसे बाहर निकाल दिया, कितनी चोट पहुंचाई, फिर भी वो रिश्ता निभा रही थी और मैंने ही उसे तोड़ दिया। कभी माफ नहीं कर सकता मैं अपने आप को। सच ही कहा वैभव ने, मुझे सजा नंदनी के हाथों से मिलनी चाहिए। जो वो सजा दे मुझे मंजूर है, पर मैं उसे दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। उसे अपनी पत्नी बनाकर घर ले आऊंगा, अपनी जिंदगी बनाकर रखूंगा। अपना दिया हुआ हर एक जख्म अब प्यार से भर दूंगा मैं। ये सब खुद से ही बातें कर रहा था। काश उस दिन मैं तुमसे मिला होता, उस दिन पिया की बात पर पिया पर यकीन न किया होता। फ्लैशबैक। कॉलेज। हाय ऋषभ, एक लड़की ने ऋषभ के पास आकर कहा। हाय राधिका, ऋषभ ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। कब तक इंतजार करोगे ऋषभ, उस लड़की का जिसका नाम तक नहीं जानते हो तुम? राधिका ने ऋषभ के कंधे पर हाथ रखकर कहा। तब तक जब तक वो मिल नहीं जाती। वो ना मिली तो? अगर मिल गई तो? तुम कितनी बार तो ढूंढ कर आए हो उसे, पर वो मिली क्या? उसको तो तुम याद भी नहीं होगे, अब भूल गई होगी वो तुम्हें। मैं उसे याद करा दूंगा, वो बचपन का वादा, वो भी मेरे इंतजार में होगी। जब महादेव ने लिखा होगा, तब वो खुद आ जाएगी मेरे सामने। और मेरा क्या ऋषभ, मैं जो तुम्हारे पास हूँ, साथ हूँ, मेरे प्यार का क्या? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था राधिका, कि मैं किसी से वादा कर चुका हूँ मिलने का। जब तक वो नहीं मिल जाती तब तक मैं उसका इंतजार करूँगा। और अगर वो किसी और की हो गई होगी तो तब क्या करोगे तुम? नहीं हो सकती वो किसी और की, क्योंकि वो मेरी है, ऋषभ राय की। ऋषभ इतना बोल वहां से चला गया। राधिका भी आंखों में नमी लिए ऋषभ को जाते देखती रही। फिर मन में, जानती हूँ वो भी इंतजार कर रही है तुम्हारा, पर मेरे होते हुए तुम दोनों कभी नहीं मिल सकते। जैसे इतनी बार वहां जाने पर वो तुम्हें नहीं मिली, आगे भी कभी नहीं मिलेगी। फिर फोन पर, तुम समझ गई ना, ऋषभ फिर आ रहा है कुछ दिन में, और उस दिन तुम उसे पार्क में जाने नहीं दोगी। हाँ हाँ, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, बस तुम मेरा काम करती रहो, मैं तुम्हें पैसे भेजती रहूंगी। 2 दिन बाद ऋषभ आज फिर कानपुर के लिए निकल गया। गाड़ी चलाते हुए उसके जहन में बस बचपन की उस लड़की की यादें थीं। ऋषभ खुद से ही बातें कर रहा था। महादेव, आज मुझे वो मिल जाए, खत्म कर दो अब ये इंतजार, मिला दो उसे, कहीं वो किसी और की ना हो। नहीं नहीं, ये क्या सोच रहा हूँ मैं, वो नहीं भूली होगी मुझे, उसको भी इंतजार होगा मेरा। काश नाम बता देता उसे, तब उससे पूछ लेता, कुछ भी नहीं जाना उसके बारे में। ऋषभ ने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। उसकी नज़र सामने रखी चूड़ी पर पड़ी, चेहरे पर मुस्कान आ गई। आ रहा हूँ मैं फिर तुम्हें ढूंढने, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा, कहीं से भी। ऋषभ कानपुर पहुंचकर उसी पार्क में बैठ गया, जहाँ बचपन में नन्ही बैठा करती थी। बहुत देर तक जब वहाँ कोई नहीं आया, तो ऋषभ उठकर पार्क के गेट पर पहुंच गया। पर एक बार उसने पीछे मुड़कर उसी जगह को देखा, तो वहां एक लड़की को बैठे देखा, जिसके हाथ में महादेव का लॉकेट था। ऋषभ की आंखें बड़ी हो गईं। ऋषभ उस लड़की के पास पहुंचकर उसके पास बैठ गया और चूड़ी उस लड़की की ओर बढ़ा दी। उस लड़की ने नजर उठाकर देखा और ऋषभ के गले लग गई। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, वो लड़की रोते हुए बोले जा रही थी। ऋषभ की आंखों में भी नमी थी। उसने लड़की को अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथ से थाम कर, कैसे ना आता, तुम इंतजार में थी, मुझे तो आना ही था। आज तो नाम बता दो, उस लड़की ने कहा। तो ऋषभ ने उसे दोबारा अपनी बाहों में लेकर कहा, ऋषभ राय। और तुम्हारा? मेरा नाम पिया, ऋषभ ने गुस्से से फिर स्टीयरिंग पर हाथ मार दिया और जोर जोर से चिल्लाकर। कैसे हो गया ये सब राधिका और पिया, तुम दोनों ने मुझे मेरी नन्ही से दूर कर दिया है, हैवानियत करने पर मजबूर कर दिया। मेरी मासूम नन्ही को मेरे जरिए चोट पहुंचाई और मैं अपनी नफरत की आग में नन्ही को बर्बाद करता रहा। नहीं, देना होगा तुम दोनों को जवाब। क्यों किया यह सब? मेरी जिंदगी तबाह करने की वजह मैं जानकर रहूंगा। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और राय मेंशन पहुंच गया। सब हाल में थे। ऋषभ सीधा राधिका के रूम की तरफ चला गया।
ऋषभ ने रूम के दरवाजे को नॉक करने लगा। राधिका अंदर से, आ रही हूँ। कौन है जो दरवाजे को पीट रहा है? राधिका ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, ऋषभ ने एक हाथ से राधिका का गला पकड़ लिया और उसे दरवाजे से सटा दिया। राधिका खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। राधिका सांस भी नहीं ले पा रही थी। ऋषभ की लाल आंखें देखकर राधिका सहम गई। तब तक अहम भी वहां पहुंच गया। अहम ने जब राधिका को देखा तो ऋषभ को खींचकर पीछे किया और राधिका को सीने से लगाकर उसका सर सहलाने लगा। राधिका बुरी तरह से हाँफ रही थी। ऋषभ उठा और अहम को पीछे किया, पर इस बार ऋषभ का हाथ राधिका की गर्दन तक पहुंचता उससे पहले ही अहम ने ऋषभ का हाथ पकड़कर उसे राधिका से दूर किया और अपने दांत पीसते हुए ऋषभ से कहा, आप भूल रहे हैं भाई, राधिका मेरी पत्नी है और उसके साथ इस तरह का बर्ताव मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप अपनी मर्यादा में रहो, यही बेहतर होगा आपके लिए, वरना मैं भी याद नहीं रखूँगा कि आपसे मेरा कोई रिश्ता है। अहम की आवाज़ से सब ऊपर आ गए। रीना जी ऋषभ से, क्या हो रहा है यहाँ? और तुम राधिका बहू के कमरे में क्या कर रहे हो? फिर राधिका के पास जाकर, कहो बहू क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत क्या किया ऋषभ ने? राधिका ऋषभ के डर से कुछ बोल नहीं पाई। वो अहम के सीने में छुप गई। पूछो इससे, ये कैसे जानती है कि मैं नन्ही से बचपन में मिला था और 2 साल पहले मैं कानपुर नन्ही को ढूंढने गया था। पूछो इससे, पिया क्यों भाग गई? ऋषभ की बात सुनकर सबकी नजरें हैरानी से राधिका की ओर घूम गईं। सब सवालिया नजरों से कभी ऋषभ और कभी राधिका को देख रहे थे। अहम गुस्से से, ये क्या बोल रहे हैं आप? राधिका को कैसे पता होगा यह सब? और पिया कहाँ है? यह सबका राधिका से क्या कनेक्शन? ऋषभ अपने हाथ की मुट्ठियां भींचकर, यह तुम अपनी पत्नी से पूछो, कैसे पता है इसे यह सब? फिर राधिका के पास जाकर, बताओ राधिका, कैसे जानती हो तुम कि मैं बचपन में नन्ही से मिला था? राधिका नजरें जमीन की तरफ झुकाकर बैठी थी। ऋषभ ऊंची आवाज में, बताओ राधिका। राधिका ने अपने आंसू पोंछे और बोलना शुरू किया। राधिका कुछ बोलती उससे पहले ही राधिका सहाय से राधिका ऋषभ राय बनते बनते तुम राधिका अहम राय बन गई। इतना कुछ करने के बाद भी तुम ऋषभ को नहीं पा सकी। इतने षड्यंत्र रचने के बाद भी तुम ऋषभ की जिंदगी में शामिल ना हो सकी। यहाँ तक कि मुझे मेरी ही शादी के मंडप से भगाकर भी तुम नन्ही और ऋषभ को मिलने से रोक नहीं सकी। हाँ, मैं पिया, जिसे तुमने कब से किडनैप कर रखा था। राधिका के तो जैसे पैरों तले जमीन ही नहीं रही। तुम तुम यहाँ कैसे? तुमने तो बहुत कोशिश की मुझे बांध कर रखने की, पर मैं आ गई। पिया को वहां देखकर सबकी आंखें बड़ी हो गईं। ऋषभ पिया को देख गुस्से से तिलमिला उठा। उसकी ओर बढ़कर ऋषभ ने पिया की बाजुओं पर अपनी पकड़ कसते हुए, तुम भी तो हिस्सेदार हो मुझे और नन्ही को दूर करने की साजिश में। तुमने भी तो धोखा दिया मुझे। पहले मेरे बचपन का इंतजार बनकर मेरी जिंदगी में आई और फिर जब मैं अपाहिज हो गया तो चली गई मुझे छोड़कर। और फिर मेरी दौलत के लिए आई थी ना मेरी लाइफ में। क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम दोनों का? ऋषभ ने पिया को छोड़ दिया और राधिका की तरफ देखकर, बस यही ना कि मैं नन्ही से मोहब्बत करता था, तुमसे नहीं। मुझे नन्ही का इंतजार था। साधना आगे आकर राधिका से, बोलो राधिका, क्या जो ऋषभ भाई कह रहे हैं वो सच है? तुम जानती थी नन्ही वो लड़की है? क्या तुम ऋषभ भाई से मोहब्बत? आगे के लफ्ज साधना के गले के बाहर ही नहीं निकल रहे थे। अहम की आंखें भी झिलमिला गईं। हाँ, करती थी मैं मोहब्बत ऋषभ से, इसलिए मैंने उसे कभी नन्ही से मिलने नहीं दिया। कॉलेज में पहली बार जब ऋषभ को देखा तभी मैं उसे पसंद करने लगी थी। आसना के जरिए मैंने ऋषभ से दोस्ती की, उसके करीब आई, पर वो हमेशा दूर रहता। लाख कोशिश के बाद भी मैं उसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकी। एक दिन मैंने ऋषभ से कह दिया कि प्यार करती हूँ उसे, पर इसने साफ इनकार कर दिया। ऋषभ ने मुझे कहा कि वो किसी से मोहब्बत करता है, बचपन से सिर्फ उस लड़की का इंतजार कर रहा है। जब वो इस लायक हो जाएगा, अपने दम पर कुछ बन जाएगा, तो उससे मिलने जाएगा, उसे ढूंढकर अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेगा। फिर मुझे पता चला ऋषभ वहाँ कभी नहीं गया। ऋषभ से मैंने सब पता किया, वो उस लड़की से कहाँ मिला, कब, सब कुछ जानकर दिल टूट गया था मेरा। पर मैं चुप रही, दोस्ती कायम रखी और एक दिन मुझे पता लगा कि ऋषभ उस लड़की को ढूंढने जाने वाला है। ऋषभ से पहले मैं वहां पहुंच गई। वहां जब मैं उस पार्क में गई तो एक लड़की हाथ में महादेव का लॉकेट लिए बैठी थी। वो लड़की नन्ही थी। मैंने ऋषभ को कॉल की, उसे पहुंचने में टाइम था। अभी वो लड़की बहुत देर तक वहां बैठी रही। जब वो निकली वहां से मैंने उसका पीछा किया।
नन्ही के घर तक पहुंचकर मैंने ऋषभ को फिर कॉल की। उसने बताया कि उसकी गाड़ी खराब हो गई, रात हो जाएगी उसे पहुंचने में। नन्ही को मैंने देख लिया था, पर मुझे उसे ऋषभ से मिलने से रोकना था। वहाँ बहुत पूछने पर एक औरत ने मुझे नन्ही के घर की सारी जानकारी दी, तो मैंने एक आदमी को पैसे दिए और नन्ही के घर पर नज़र रखने को कहा। जैसे ही पिया घर से कॉलेज के लिए निकली, मैं उसके कॉलेज के बाहर उससे मिली, और यह भी लालची निकली। यह तो पहले ही नन्ही से नफरत करती थी। मेरे कहने पर पिया ने नन्ही को पार्क जाने नहीं दिया और उसका वो लॉकेट छुपा लिया जो ऋषभ ने नन्ही को दिया था। ऋषभ नन्ही तक पहुंच नहीं सका क्योंकि नन्ही वहां थी ही नहीं। पिया ने उसे पहले ही घर से चले जाने को कह दिया था। पर एक दिन जब ऋषभ ने कहा उसे वो लड़की मिल गई, तब मुझे लगा वो लड़की नन्ही है। लेकिन बाद में जब पिया आई, तब मैं समझ गई कि पिया के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। पिया को नन्ही समझ ऋषभ अपनी जिंदगी में लाने वाला था, शादी करने वाला था। नन्ही को दूर कर मैं उसे पिया के करीब कैसे जाने देती, जबकि मैं जानती थी कि पिया सिर्फ दौलत, ऐशो आराम, स्टेटस के लिए ऋषभ के साथ है, उसके बचपन का प्यार बनकर। पर मैं जानती थी पिया ऋषभ से प्यार नहीं करती। उस दिन ऋषभ पिया के पास जा रहा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ और वो अपाहिज हो गया। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। पिया ने ऋषभ से शादी से इनकार कर दिया। तब मैंने ऋषभ से अपनी मोहब्बत का इजहार एक बार फिर किया, लेकिन ऋषभ ने मुझे फिर रिजेक्ट किया और आसना से शादी करने के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन ऋषभ के अपाहिज होने के कारण आसना ने मना कर दिया। इन सब के बीच भी ऋषभ ने हमेशा मेरे दिल को सिर्फ चोट ही पहुंचाई। पर मैंने फिर भी ऋषभ को चाहा। लेकिन पिया न जाने क्यों वापिस आ गई और ऋषभ एक बार फिर पिया के साथ चला गया। और इस बीच पापा की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने मेरे लिए अहम को चुन लिया। पापा की इच्छा के आगे मजबूर होकर मुझे अहम के साथ अनचाहे बंधन में बंधना पड़ा। लेकिन नन्ही को दूर कर मैं पिया को भी ऋषभ की लाइफ में नहीं देखना चाहती थी। इसलिए मुझे एक दिन पिया के बारे में पता चला। उसके किसी लड़के के साथ संबंध थे। उस लड़के को पैसे देकर मैंने कुछ वीडियो ले लिए जिसमें पिया और वो लड़का था। फिर ठीक शादी वाले दिन मैंने पिया को भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन नन्ही मंडप में आ गई और ऋषभ की शादी नन्ही से हो गई। राधिका की बातें सुन हर कोई हैरान था। जहाँ एक तरफ ऋषभ की आंखें गुस्से से लाल थीं, वहीं दूसरी तरफ अहम के दिल पर राधिका की हर बात की चोट इतनी गहरी थी कि यह सिर्फ अहम जानता था। ऋषभ ने पिया को जोरदार तमाचा मारा, जिसे पिया सहन न कर पाई और गिर पड़ी। सबकी आंखों में आज ढेरों सवाल थे, पर जवाब होकर भी किसी के पास कोई जवाब नहीं था। राधिका वहीं निढाल होकर बैठ गई। ऋषभ ने पिया को वहां से पकड़ा और घसीटकर घर के बाहर ले आया। सभी ऋषभ के पीछे आ गए। पिया ऋषभ के पांव पकड़कर, मेरी बात तो सुनो ऋषभ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार? और तुम? प्यार का मतलब तक जानती हो तुम? तुम्हारे किए की सजा मैं उस मासूम को दे बैठा हूँ, उस लड़की को जिसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने मुझसे मोहब्बत की, मेरा इंतजार किया। तुम्हारा बदला मैंने उसे उसका गरूर तोड़ कर लिया, जो खुद मेरा गरूर थी। उसे चोट पहुंचाई मैंने, जो खुशी की हकदार थी। जानती हूँ ऋषभ, मैंने सच नहीं बताया तुम्हें, पर मैं तुम्हें चाहने लगी थी। मैंने यह सब राधिका के कहने पर किया। मेरी कोई गलती नहीं है। उस दिन नन्ही को मैंने ही बुलाया था, तभी तो तुम दोनों की शादी हुई। मैं आने वाली थी सब सच सच बताने, लेकिन राधिका के भेजे आदमियों ने मुझे किडनैप कर लिया था। आज भी बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहां से भाग कर आई हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी जो तुम पर विश्वास किया। एक बार नहीं सोचा कि मेरी नन्ही ऐसी नहीं हो सकती। तुम्हारे धोखे ने मुझे हैवान बना दिया, मेरी नन्ही का गुनाहगार बना दिया। और तुम कहती हो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक गुनाह मैं कर चुका हूँ, जिसकी सजा मैं भुगतना चाहता हूँ, जो नन्ही मुझे खुद देगी। लेकिन तुम्हें मारकर मैं और गुनाह नहीं करना चाहता। चली जाओ यहाँ से। ऋषभ ने पिया को घर से बाहर कर दिया और खुद अपने रूम में आकर बाथरूम में चला गया। शावर ऑन करके उसके नीचे दीवार से टेक लगाए बैठ गया। पानी के साथ आज उसके आंसू भी पानी हो गए। उसके भीतर एक जंग चल रही थी। नन्ही को जो दर्द दिया था उसने, वो खून बनकर आज ऋषभ की आंखों के जरिए बह रहा था। ऋषभ का जमीर आज उसे कचोट रहा था। हैवानियत उसे खुद को मौत के हवाले करने को मजबूर कर रही थी।
रह रहकर उसे नन्ही का बेजान जिस्म दिखाई दे रहा था, जिसे ऋषभ ने खुद बेजान किया था। बचपन की वो मासूम नन्ही उसे दिखाई दे रही थी और उससे सवाल कर रही थी, क्यों उसने अपनी मोहब्बत को बेजान किया, क्यों उसे दर्द दिया। जैसे ही ऋषभ हाथ बढ़ाता, वो गायब हो जाती। ऋषभ आज खुद को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा था। अहम का रूम, राधिका जमीन पर बैठी थी। अहम की नज़र राधिका पर थी। तुम कुछ कहोगे नहीं? राधिका ने नजर झुकाए ही कहा। नहीं, अहम ने आंसू साफ करके कहा। क्यों? इतना कुछ किया मैंने, फिर भी नहीं? नहीं, क्योंकि मोहब्बत चीज ही ऐसी है। इंसान को सही गलत का मतलब ही नहीं पता चलता। तुम सामान बांध लो, कल से तुम आजाद हो। मैं लंदन जा रहा हूँ और तुम अपने पापा के पास। अहम ने कहा और बाहर चला गया। राधिका ने अहम को बाहर जाते हुए देखा और बेड पर आकर लेट गई। अहम सीधा छत पर पहुंचा और सिगरेट निकालकर मुंह में रख ली। बेचैनी लाजमी थी, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। इतने वक्त में तो भगवान को पूजा होता तो वो भी मेरी झोली खुशियों से भर देते, पर मैं ही एक पत्थर दिल से मोहब्बत कर बैठा। मैं अपनी मोहब्बत दिल से निभाता रहा, कभी तुम्हारे करीब ना आया। जी भरकर देखने की इजाजत भी ना दी तुमने, कभी पति होने का हक नहीं जताया। बस मोहब्बत की तुमसे यही सोचकर कि कभी तो तुम समझोगी मेरी चाहत को। पर नहीं, तुम तो हमेशा से भाई को चाहती रही, दिल की जगह दिमाग से चलती रही। लेकिन अब और नहीं, चला जाऊंगा यहाँ से बहुत दूर। आजाद कर दूंगा तुम्हें इस अनचाहे बंधन से, जिसमें रहकर हम दोनों घुट रहे हैं। रात का वक्त, पिया सड़क के बीचों बीच चल रही थी। अचानक से एक गाड़ी ने ब्रेक लगा दी। पिया गिर गई। गाड़ी से एक औरत बाहर आई, जिसने पिया की हालत देखी और गाड़ी में बैठने को कहा। पिया पीछे की ओर बैठ गई। उसने देखा एक आदमी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा है। पिया ने निकलना चाहा तो उस औरत ने कहा, डरो नहीं, ये मेरे पति हैं। पिया बैठ गई। उस औरत ने पूछा, कहाँ जाना है तुम्हें? तो पिया ने सिर उठाकर देखा, फिर कहा, पता नहीं, मैं यहाँ से नहीं हूँ, कानपुर से हूँ। स्टेशन कहाँ है, बता दीजिए। आगे की सीट पर बैठा शख्स पीछे मुड़ा और कहा, सभी लड़कियां कानपुर से ही हैं क्या? एक लड़की तब मिली और एक आज। उसका नाम तो नन्ही था, तुम्हारा क्या नाम है? नन्ही का नाम सुन पिया के आंसू निकल आए। उसने कहा, नन्ही? क्या आप मुझे उससे मिलवा सकते हैं? शायद मेरी पहचान की हो वो, पर आप लोग कौन हो? उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, राजेंद्र और मेघा व्यास। व्यास हाउस। राजेंद्र जी और मेघा जी गाड़ी से बाहर आए और पिया को भी बाहर आने का इशारा किया। मेघा जी का इशारा पाकर पिया गाड़ी से बाहर आकर व्यास हाउस की तरफ देखने लगी। चलो बेटा, मेघा जी ने कहा। तो पिया की तंद्रा टूटी तो पिया भी उनके साथ अंदर चली गई। नेहा हाल में थी। पिया को देखकर नेहा कुछ सोचने लगी। तब तक पिया अंदर आ गई थी। नेहा एकटक पिया को देख रही, जैसे कुछ याद करने की कोशिश में लगी थी। राजेंद्र जी सोफे पर बैठ गए, फिर नेहा की ओर देखकर, क्या हुआ नेहा, तुम चुप क्यों हो? नन्ही कैसी है? और ये लो दवाई, उसके रूम में ले जाओ। नेहा ने आगे बढ़कर दवाई ली। तभी मेघा जी ने कहा, नेहा, ये पिया है, कानपुर से। पिया का नाम सुन नेहा की आंखों में गुस्सा उतर आया। वही नन्ही का नाम सुन पिया भी चौंक गई थी। नेहा पिया की ओर बढ़कर, तुम्हें तो मैं देखते ही पहचान गई थी। तुम वही हो ना जिसने मेरी नन्ही की लाइफ बर्बाद कर दी? नेहा की बात पर राजेंद्र जी और मेघा जी भी हैरानी से पिया को देखने लगे। पिया नेहा से, नन्ही, तुम मेरी बहन की बात कर रही हो? मैं पिया हूँ। नन्ही को क्या हुआ, वो यहाँ कैसे? मुझे उससे मिलना है, पिया ने नेहा के आगे हाथ जोड़कर कहा। नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मेरी दोस्त से मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगी, नेहा ने चिल्लाते हुए कहा। मेघा जी आगे आकर पिया से, क्या तुम नन्ही की बहन हो, कानपुर से, जिसकी वजह से नन्ही आज इस हाल में है? पिया अपनी सिर हाँ में हिलाकर, अपने आंसू साफ करके, क्या हुआ नन्ही को? मैं मिलना चाहती हूँ उससे। क्यों मिलना चाहती हो अब तुम नन्ही से? अभी भी तुम्हें सुकून नहीं मिला उसकी जिंदगी बर्बाद करके? इस बार वैभव ने नीचे आकर पिया के सामने उसे गुस्से से घूर कर, आखिर चाहती क्या हो तुम? अब क्यों आई हो यहाँ? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? बचपन की नफरत को कब तक संभाल कर रखोगी? कब तक दर्द देगी उसे तुम्हारी नफरत? सहती तो आई है वो बचपन से, उससे बढ़कर घर वालों की चिंता करती थी। तुम्हारी नफरत ने उससे सब कुछ छीन लिया। तुमने ही तो उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया। फिर क्यों तुमने उसे अपनी शादी में बुलाया?
तुम शादी से भाग गई और परिवार की इज्जत के नाम पर सूली पर चढ़ी मेरी नन्ही। तुम्हारी जगह उसे मंडप में बैठा दिया। ना वो वहां जाती और ना उसकी उस हैवान से शादी होती। जिस इंसान को अपनी किस्मत पर रस खोना चाहिए था, उसे नन्ही मिली जीवन साथी के रूप में। उस इंसान ने उसकी रूह तक को जख्मी कर दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? ऋषभ ने क्या किया नन्ही के साथ? बताओ मुझे। क्या हुआ नन्ही को? पिया ने हैरान होते हुए कहा। पहले तुम बताओ, तुम अपने मंडप से भाग गई थी ना, तो आज अचानक यहाँ क्यों? नेहा ने पिया की बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए पूछा। तुम ही हो वजह नन्ही की इस हालत की। नन्ही से इस हद तक नफरत थी तुम्हें कि अपनी शादी से भाग गई? या वो भी कोई नई चाल थी तुम्हारी? पर तुम एक लड़की होकर, एक लड़की जो तुम्हारी बहन भी है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हो? पिया नेहा से खुद को छुड़ाकर वैभव के पास आकर, मैं कौन हूँ, कहाँ थी, यहाँ कैसे और क्यों आई, सब बता दूंगी। पर पहले मुझे जानना है नन्ही को क्या हुआ है। मुझे मिलना है उससे। क्यों? क्यों मिलना है तुम्हें? देखना चाहती हो तुम्हारी नफरत में वो जलकर राख हुई या नहीं? ये देखना चाहती हो कि वो लड़की जो मेरी मोहब्बत है, मेरे जीने की वजह है, वो आज खुद बेजान है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वैभव ने पिया का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ऊपर ले गया और नन्ही के सामने खड़ा कर दिया। लो देखो किस कदर बिखर गई है नन्ही। जिंदा लाश है ये, जो ना कुछ बोलती है ना देखती है। पता नहीं महसूस भी करती है या नहीं। यही चाहती थी ना तुम? तो देख लो, शायद अब सुकून मिले तुम्हें। पर अगर अभी खुशी ना मिले तो मार दो इसे खुद अपने हाथों से। वैभव पिया से सब कुछ कहकर खिड़की की ओर चला गया। पिया ने नन्ही को देखा। नन्ही के पैरों के पास जाकर पिया फपक कर रो पड़ी। ये क्या हाल हो गया है नन्ही का? क्या हुआ है इसे? पिया ने नेहा की ओर देखकर कहा। नेहा ने पिया को सब बता दिया, जिसे सुनकर पिया की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पिया नन्ही के पैर पकड़कर बोल रही थी, मुझे माफ कर दे नन्ही, मैं बहुत बुरी बहन हूँ। मैंने तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। तेरा प्यार भी तुझसे छीनना चाहा, पर मैं नहीं जानती थी कि वही प्यार तुझे मौत के मुंह तक ले आएगा। राधिका के कहने पर मैंने तुझे ऋषभ से मिलने नहीं दिया कभी, पर मैं नहीं जानती थी कि ऋषभ तेरे साथ ऐसा करेगा। पिया की बात सुनकर वैभव और नेहा दोनों ही असमंजस से पिया को देखने लगे। नेहा पिया से, यह तुम क्या कह रही हो? कौन है ये राधिका जिसने तुम्हें नन्ही और ऋषभ से मिलने से रोकने को कहा? पिया ने आंसू साफ किए और बोलना शुरू किया। बचपन में जब पापा नन्ही को घर ले आए, पहले तो मुझे नन्ही पसंद थी, पर धीरे धीरे जब मेरी हर चीज मुझे नन्ही से शेयर करनी पड़ती, तो मुझे गुस्सा आने लगा। पापा मम्मी का प्यार भी नन्ही को मिलने लगा, लेकिन मेरे दिल में नफरत बढ़ने लगी। जब बड़े हुए तो नन्ही हर काम में अव्वल थी और मुझे पापा की डांट सुननी पड़ती थी। मुझे पता था नन्ही बचपन में एक लड़के से मिली थी। नन्ही के पास वो लॉकेट था। नन्ही रोज वहां जाती, पर वो लड़का कभी नहीं आया। मैं मन में यह दुआ करती, वो लड़का जल्दी आए और नन्ही घर से चली जाए। एक दिन मैं कॉलेज के लिए निकली तो कॉलेज के बाहर मुझे राधिका मिली। उसने मुझसे कहा कि मैं नन्ही को पार्क जाने से रोक दूं। मुझे पैसे देने की बात कही। मैं मान गई और मैंने वैसा ही किया। लेकिन ऋषभ को देखकर मुझे कुछ फील हुआ, तो मैंने नन्ही का लॉकेट लेकर वहाँ पार्क में ऋषभ को यकीन दिला दिया कि मैं नन्ही हूँ, और ऋषभ से कह दिया कि मेरी बहन है नन्ही, जो मुझसे नफरत करती है। इसलिए वो बचपन की बात मेरे घर पर किसी को ना बताए, वरना घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन नन्ही के होते हुए मैं ऋषभ से शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने नन्ही को घर से जाने के लिए कह दिया। मम्मी पापा की बदनामी के डर से नन्ही खुद को गलत साबित करके घर से निकल गई। लेकिन ऋषभ का एक्सीडेंट हो गया और मैंने उसे शादी से मना कर दिया। पर फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में ऋषभ से प्यार करने लगी हूँ। ऋषभ फिर से मेरी लाइफ में आ गया और हम दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन राधिका के हाथ वो लड़का लग गया जिससे मैं पहले प्यार करती थी, और उसके पास मेरी फोटो थी जिसे देख ऋषभ मुझे कभी नहीं अपनाता। राधिका ने उन फोटो का सहारा लेकर मुझे ब्लैकमेल किया। मैंने नन्ही को बुलाया था ताकि मैं कुछ ना कुछ करके सब सॉल्व कर लूंगी। लेकिन शादी की रात में उस लड़के से मिलने गई, तब पता चला कि राधिका और वो लड़का दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे थे। बुलाया मुझे उस लड़के ने था, पर इन सबके पीछे राधिका थी। राधिका ऋषभ को कॉलेज टाइम से चाहती थी,
जो अब ऋषभ के भाई अहम राय की पत्नी है। उस दिन राधिका ने मुझे बेहोश किया और कहाँ अनजान जगह पर पहुंचा दिया, जिससे मैं ऋषभ से शादी न कर सकूं। लेकिन नन्ही वहां थी, इस वजह से नन्ही को मंडप में बैठना पड़ा। मुझे लगा था वो लड़का पैसे लेकर मेरी फोटोज दे देगा, पर वहां मुझे किडनैप करने का प्लान था। सब मेरी वजह से हुआ। मुझे ऋषभ को पहले सब बता देना चाहिए था। पिया फूट फूट कर रो पड़ी थी। नेहा और वैभव पिया को देख रहे थे, कभी कभी एक दूसरे को। नेहा पिया को उठाकर, बहुत गलत किया तुमने। एक मासूम लड़की जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, सबसे ज्यादा चोट उसने खाई है। तुम्हारी माफी मांगने से वो माफ कर देगी। बहुत बड़ा दिल है मेरी नन्ही का। पर तुम खुद को कभी माफ कर पाओगी? नहीं, कभी नहीं। मुझे माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पहले उस ऋषभ राय को सजा मिलनी चाहिए। घिन आती है मुझे खुद से। एक पल के लिए सही मुझे उससे मोहब्बत हुई। फिर नन्ही का क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि ऋषभ ही वो लड़का है जिससे वो प्यार करती है? फिर वैभव से तुमने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? उसे सजा मिलनी चाहिए। वैभव पिया से नहीं, उसे सजा नन्ही खुद देगी। इसलिए जल्दी ठीक होना है इसे। वो पति है उसका। आसानी से अपनी पावर के दम पर वो 2 दिन में बाहर आ जाएगा जेल से। मैं नहीं चाहता। उसकी सजा तो वो होगी जो नन्ही तय करेगी। पिया वैभव के पास आकर, बहुत प्यार करते हो नन्ही से? वैभव हाँ में सिर हिलाकर, बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। पर मैं नन्ही को सहवान से बचा नहीं पाया, रक्षा नहीं कर पाया। प्यार तो क्या, अपनी दोस्ती तक का फर्ज अदा नहीं कर सका मैं नन्ही की मोहब्बत के काबिल ही नहीं। वैभव की बातें सुनकर नेहा ने चेहरा दूसरी ओर कर अपने आंसू साफ किए और वैभव के कंधे पर हाथ रखकर, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है वैभव। कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। तुम्हारी मोहब्बत दोस्ती ही नन्ही की ताकत बनेगी। खुद को मजबूत कर लो वैभव, वरना नन्ही को संभालना मुश्किल हो जाएगा। वैभव अपने बहते हुए आंसू साफ करते हुए, नहीं नेहा, ऐसा कभी नहीं होगा। पिया नन्ही के पैरों पर अपने होंठ रखकर चूम कर, हो सके तो माफ कर देना नन्ही, और जल्दी ठीक हो जाओ। ऐसे नहीं देखना चाहती तुम्हें। और बाहर जाने लगी। राजेंद्र जी पिया का हाथ थाम कर, कहाँ जा रही हो पिया? पिया ने हैरान नजरों से देखा तो मेघा जी ने कहा, बताओ कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है और तुम अब भी उसे छोड़कर जा रही हो। पिया मेघा जी के गले लगकर, आप सब बहुत अच्छे हैं, पर मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। पिया बाहर जाती उससे पहले वो दरवाजे पर किसी से टकरा गई। अपने पापा को देख पिया फिर से पपक कर रो दी। विजय जी पिया को धकेलकर आशा जी का हाथ थाम नन्ही के पास आ गए। आशा जी नन्ही का चेहरा देखकर रो पड़ी। कैसी किस्मत लिख दी आपने भगवान। जिस बच्ची ने आपसे कभी अपने लिए खुशी तक नहीं मांगी, उसके हिस्से में दुख ही दुख। मेरी बच्ची की क्या हालत बना दी है। फिर पिया को बाजू से पकड़कर रोते हुए, बता क्या गुनाह कर दिया उसने? तूने उसको कभी अपनी बहन नहीं माना, पर वो बिना मतलब स्नेह करती रही तुझसे। मेघा जी आशा जी को संभालते हुए, शांत हो जाइए बहन जी, पिया का कोई दोष नहीं। वो भी तो बहुत बड़ी मुसीबत में थी, उसने भी कम नहीं सहा है। अपनी दोनों बच्चियों को गले से लगा लीजिए। मेघा जी की बात सुन आशा जी ने पिया को देखा तो पिया पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी। न चेहरे में चमक, न कोई भाव। आशा जी ने पिया को सीने से लगा लिया। विजय जी नम आंखों से नन्ही को निहार रहे थे। सच कहते हैं मर्द रो भी नहीं सकते, और साथ में वो पिता भी थे, कैसे कमजोर पड़ सकते थे। नन्ही के सर पर हाथ रखकर, कभी कुछ नहीं कहती, सहती जाती है। माता पिता की इज्जत के नाम पर घर से चली गई, फिर से हमारी इज्जत के लिए शादी कर ली, फिर ससुराल की इज्जत के लिए पति की बेरहमी सहती रही, और जिसके साथ जन्मों का बंधन बांधा उसी ने यह दर्द दिया। विजय जी टूट गए। राजेंद्र जी ने संभाला उन्हें। आपको हिम्मत रखनी होगी, तभी नन्ही को हिम्मत मिलेगी। पिया विजय जी के पास आकर, मुझे माफ कर दो पापा। विजय जी ने पिया को गले लगा लिया। पिया वैभव से, क्या मैं तुम तीनों की दोस्ती में आ सकती हूँ? क्या मैं नन्ही के दर्द बांट सकती हूँ? पिया ने हाथ आगे बढ़ाया तो नेहा के साथ वैभव ने भी हाथ रख दिया पिया के हाथ पर। आशा जी और विजय जी सोच में डूबे थे। उनकी बेटी की हालत देख उन्हें चोट पहुंची थी। जो सब वो दुनिया में सुनते आए थे, न्यूज में, पेपर में, वो सब उनकी बेटी के साथ हुआ। एक पति ने किया उसके साथ। उनके लिए बहुत असहनीय था। पिया रूम में लेटकर खुद में सोचती रही।
नन्ही की हालत की वो खुद को दोषी मान रही थी। नेहा और वैभव नन्ही के सामने बैठे उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। नेहा वैभव की आंखों में नन्ही के लिए मोहब्बत महसूस कर रही थी। उसने अपनी मोहब्बत को कहीं दफन कर दिया था। अब हर पल नन्ही के ठीक होने की राह देख रहा था। उसकी मोहब्बत को किसी हैवान ने बुरी तरह कुचल दिया था। नींद सबकी आंखों से कोसों दूर थी। मुंबई 6 बजे दिन की शुरुआत मंदिर की आरती से होती है। एक लड़की पीले रंग की साड़ी में अपने ही घर में बने मंदिर में हाथों में पूजा का थाल लिए, आंखें बंद किए अपनी मधुर आवाज में आरती कर रही थी। आरती करने के बाद थाल लिए पूरे घर में धूप से वातावरण को महका रही थी। फिर मंदिर में वापस आकर थाल भगवान के आगे रख हाथ जोड़कर वापस बाहर आ गई। फिर वो लड़की किचन में चली गई। रेखा, तुम बाकी काम देख लो, नाश्ता मैं देख लेती हूँ। उस लड़की ने किचन में काम कर रही मेड से कहा और साड़ी का पल्लू कमर में खोसकर अपने खुले बालों को बांध लिया। सॉरी मैम, मैं आपको काम नहीं करने दे सकती। साहब अभी आते होंगे जॉगिंग से। उन्होंने देख लिया आप काम कर रही हैं तो फिर सबको एक लाइन में खड़े कर क्लास लगा देंगे। आप जाओ, मुझे काम करने दो आप। वो लड़की हल्के से मुस्कुराकर सब्जी काटने लगी। मैम प्लीज़ जाइए यहाँ से, साहब आते होंगे, कुछ नहीं कहेंगे तुम्हारे साहब। काम ही तो कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साहब के लिए खाना बनाना। तुम जाओ, मैं देख लूँगी। नहीं मैम प्लीज़ आप जाओ। ओके बाबा, जा रही हूँ बस, उस लड़की ने मुस्कुराहट के साथ कहा और किचन से बाहर आ गई। हाल में आकर वो सोफे पर पड़े पिलो को ठीक करने लगी, पर तभी दूसरी मैड ने आकर उसके आगे हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ मैम, मैं कर लूँगी। वो लड़की टेढ़ा सा मुंह बनाकर वहीं सोफे पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों को फोड़कर खुद में ही बड़बड़ाने लगी। क्या करूं, मैं कोई काम नहीं कर सकती, सारा दिन अकेली बैठी रहूं। किचन में खाना बनाओ तो रेखा टोक देती है, बाहर कुछ करो तो तुम, गार्डन में जाऊं तो माली काका वहां से भगा देते हैं। करूं तो क्या करूं? फिर ऊपर की ओर देखकर, भगवान अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? बोर होती रहूं सारा दिन मैं तो कहता हूँ कि आप मेरे साथ चलो बाहर जॉगिंग पर, ऑफिस आओ, बाहर घूमने चलो, पर तुम ही तो कहती हो कि तुम नहीं जाना चाहती कहीं भी। जॉगिंग में तुम थक जाओगी, ऑफिस में काम करोगी तब भी थक जाओगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी सी वाइफ कोई भी काम करे जिससे वो थक जाए। और वो इतनी ब्यूटीफुल है कि मन ही नहीं करता उसे जरा भी तकलीफ होने दूं। दुनिया का सबसे अच्छा पति साबित करना चाहता हूँ मैं खुद को, समझी मेरी प्यारी सी वाइफ? उस लड़के ने बाहर से आकर उस लड़की के गाल खींचते हुए कहा। खूब समझती हूँ मैं, आप ये सब मुझे तंग करने के लिए करते हैं ना? उस लड़की ने अपने गाल को सहलाते हुए गुस्से से कहा। नहीं तो मैं तुम्हें तंग करूं? मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी वाइफी को तंग करूं? ना बाबा ना, उस लड़के ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ हाँ, रहने दो आप, नहीं करती काम बस, और ना ही कहीं जाऊंगी, ना ऑफिस ना बाहर। देखती हूँ कब तक करते हैं आप मनमानी। कहकर वो लड़की ऊपर अपने कमरे की ओर चली गई। वो लड़का मुस्कुराकर उस लड़की को जाते देखता रहा, फिर पीछे मुड़कर मेड से, क्या किया आज आपकी मैडम ने? साहब आज भी मैम आरती करने के बाद किचन में गई पर कुछ कर नहीं पाई और बाहर भी हमने रोक दिया, फिर आप आ गए। ओके, ध्यान रहे, जरा भी काम ना कर पाए आपकी मैडम, पूरा दिन बोर करो उनको, एक पानी का गिलास भी वो खुद से ना लें। अब देखता हूँ कैसे आपकी मैडम खुद को बंद रखती हैं। इस घर में मुझे वो पहले की तरह चाहिए। जरूर साहब, मैडम पहले जैसी जरूर हो जाएंगी। वो लड़का धीरे से सिर हिलाकर ऊपर चला गया। रूम में पहुंचा तो वो लड़की मुंह दूसरी ओर करके बैठी थी। उस लड़के ने अपने कपड़े कवर से लिए और बाथरूम में चला गया। वो लड़की उठी और खिड़की पर चली आई। कुछ देर बाद वो लड़का नहाकर निकला और खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसने उस लड़की को अपनी तरफ घुमाया। लड़की की आंखों में नमी देख सीने से लगा लिया। जैसा आप चाहते हैं मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं जाना कहीं, मैं घर पर ही ठीक हूँ। यहाँ इस घर में आपकी बाहों में सुकून है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई गम कोई तकलीफ नहीं है मुझे। आप मेरे लिए सब कुछ हैं, मैं बाहर की दुनिया का सामना नहीं करना चाहती। क्यों नहीं समझते आप? जानता हूँ तुम खुश हो, मेरी बाहों में महफूज हो तुम, मैं हर पल हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे कदम से कदम मिलाकर। मुझे भी तो सहारे की ज़रूरत है।
प्यार की ज़रूरत है, तुम्हारे एहसास की ज़रूरत है मुझे भी। मेरी बाहों में आकर सिर्फ तुम्हें सुकून है, पर मेरे सुकून का क्या? भले ही आज हम साथ हैं, पति पत्नी हैं, लेकिन सिर्फ दुनिया के लिए। मुझे भी सहारा चाहिए तुम्हारी बाहों का। मैं भी तुम्हारे आगोश में आकर बहकना चाहता हूँ। तुम्हारी गर्म सांसों को अपने सीने पर महसूस करना चाहता हूँ। उस लड़के की आंखें भी नम हो चुकी थी। जबान लड़खड़ा रही थी बोलते हुए। उस लड़की ने हैरानी से उस लड़के की ओर देखा और उसके हाथ थाम कर, मैं कैसे भूल गई कि मैंने ही आपको चुना था, फिर से पत्नी बनी थी आपकी। सब कुछ भूलकर आपके साथ जीने का फैसला मैंने खुद ही तो किया था, पर हिम्मत ही नहीं कर पा रही आपके करीब आने की। एक अनचाहा डर दिल में घर कर गया है। मुझे माफ़ कर दो आप। मैं एक पत्नी का फर्ज नहीं पूरा कर पाई इन 5 सालों में। कुछ भी ठीक नहीं कर पाई। वो लड़की घुटनों पर बैठ चुकी थी रोते रोते। उस लड़के ने लड़की को उठाकर सीने से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो, न जाने मैं ये कैसे बोल गया। तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस, मुझे माफ़ कर दो। दोनों एक दूसरे को बाहों में छुपाकर रो रहे थे। तभी एक 4 साल का छोटा सा लड़का आकर दोनों से लिपट गया। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। दोनों ने नीचे बैठकर उसे भी अपनी बाहों में भर लिया। मॉम डैड, आप दोनों ने हक भी कर लिया और किसी भी मुझे नहीं दी। उस बच्चे ने दोनों पर नाराजगी जताते हुए कहा, तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस दिए। फिर दोनों ने बच्चे के गाल पर एक साथ किस की और गले लगा लिया। बेद बेटा, गिर जाओगे। नहीं पापा, आप मुझे पकड़कर बताओ। बेद रुको, पापा थक गए। आउश, क्या हुआ पापा? आपको तो चोट नहीं लगी? बेद कितनी बार कहा शैतानी कम किया करो। लग गई ना पापा को? सॉरी पापा, सॉरी मम्मा। क्या नन्ही, तुम भी क्यों डांट रही हो मेरे बेटे को? आपको लग गई इस शैतान के पीछे भागते हुए, और आप पूछ रहे हैं क्यों डांट रही हूँ इसे? दिखाइए कहाँ लगी। अरे कुछ नहीं हुआ। उठो आप और वहाँ चलो। पवन, मेरी मदद करो साहब को चेयर तक ले जाने की। नन्ही, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं तो बस इस शैतान को रोकने के लिए जानबूझकर गिरा, ताकि यह रुक जाए। सच कह रहे हैं आप? आपकी कसम वाइफी। ओके, पर क्यों भागते हैं आप दोनों रोज? सच में लग सकती है। और तुम जरा इधर आओ। नन्ही वेद को पकड़ने लगती है, पर वेद भागकर अपने पापा की गोद में छुप जाता है। बस यही है आप दोनों का। रोज ये आपको भगाता है अपने पीछे, और जब मैं डांट लगाती हूँ तो आपके पास छुप जाता है। और मैं सारा दिन बोर होती हूँ तो मेरे साथ बात करने की भी फुर्सत नहीं। दोनों को बाप बेटा एक जैसे हैं। सच कहूँ ना, तो मुझे लगता है आपका ही खून। बोलते हुए नन्ही के होंठ कांप गए। उसकी आंखों में नमी तैर गई और वो सोफे पर निढाल सी बैठ गई। पापा, मम्मा को क्या हुआ? बेद ने मासूमियत से पूछा और अपने पापा की गोद से उतरकर नन्ही के पास आ गया। क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? और अपने नन्हे हाथों से नन्ही के बहते आंसुओं को पोंछने लगा। फिर अपने पापा की ओर देखकर, देखो ना पापा, मम्मा चुप नहीं हो रही। सॉरी मम्मा, अब मैं कभी पापा को तंग नहीं करूँगा। पापा के ऑफिस जाने के बाद आपके साथ खेलूँगा। आई प्रॉमिस मम्मा। आप चुप हो जाओ। पापा, आओ ना। बेद अपने पापा की ओर भाग कर गया और उन्हें अपने साथ नन्ही के पास ले आया। कहो ना पापा, मम्मा को चुप हो जाएं। अच्छे बच्चे रोते नहीं, और मम्मा तो गुड गर्ल है ना। हाँ बेटा, आपकी मम्मा बहुत अच्छी हैं। ये आपसे और आपके पापा से बहुत प्यार करती हैं। तभी तो बीते वक्त की यादें इन्हें रुला देती हैं। पवन, आप बेद को लेकर बाहर जाओ। जाओ बेद बेटा, आप बाहर खेलो। तब तक मैं आपकी मम्मा को चुप करवा दूंगा। फिर आपको भी मम्मा के फेस पर स्माइल देखनी है ना। ओके पापा। पवन, जाओ लेकर जाओ बेद को। जानती हूँ आप यही सोच रहे होंगे कि मैं कब तक उन यादों के साथ बंधी रहूंगी। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ, क्या वो यादें मेरे प्यार से ज़्यादा ज़रूरी हैं तुम्हारी ज़िंदगी में? नहीं, आपसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं। फिर क्यों? हर वक्त खुद के जख्मों को कुरेद कर अपने साथ साथ मुझे भी चोट पहुंचाती हो तुम। मैं भूल जाना चाहती हूँ सब, लेकिन बेद, बेद उस दर्द की निशानी है जो मुझे कभी भूलने नहीं देता। जब भी उसे देखती हूँ वो पल जिंदा मेरी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। वो दर्द, वो तकलीफ, मेरे जिस्म के वो जख्म सब ताज़ा हो जाते हैं। बस करो नन्ही। बेद, दर्द नहीं,
बेटा है हमारा, हमारे जीने की वजह, तुम्हारे मेरे साथ की वजह, वो हमारा वजूद है नन्ही। क्यों तुम्हें मेरा प्यार नज़र नहीं आता? क्यों तुम्हें बेद में अपना अंश नज़र नहीं आता? बहुत तकलीफ देखी है तुमने, पर उस तकलीफ की वजह बेद नहीं है। उस तकलीफ की वजह से बेद तो है ना। माँ हूँ उसकी, अपना फर्ज निभा रही हूँ। फिर क्यों भूल नहीं जाती तुम वो सब? नहीं भूल सकती, जितनी कोशिश करती हूँ उतनी ही नाकाम होती हूँ। नन्ही जमीन पर बैठकर रोने लगी। क्या करूँ वैभव, जब भी वेद को देखती हूँ वो पल आंखों के सामने ताजा होने लगते हैं। कितना भी भाग लूं अतीत से, नहीं भूल पाती मैं। वैभव नन्ही को सीने से लगाकर, बस करो नन्ही, कब तक यूं तकलीफ देती रहोगी खुद को? जानती हो ना, नहीं देख सकता तुम्हें ऐसी हालत में। नंदी की बाहें वैभव की पीठ पर कस गईं। जानता हूँ किस तकलीफ से गुजरी हो तुम, पर तुम बेद को सजा नहीं दे सकती। वो बेटा है हमारा, वजह है हम दोनों के साथ की। मेरी दुनिया है बेद। जानती हूँ बहुत प्यार करते हो आप बेद से, मुझसे, लेकिन वो खून तो ऋषभ का है ना। डर लगता है मुझे, कहीं खून अपना रंग ना दिखा दे। मैं कभी उसे जन्म नहीं देना चाहती थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए आपने मुझे मजबूर किया। नहीं तो मैं एक ऐसे इंसान के बच्चे की माँ कभी नहीं बनती, कभी नहीं। बस नन्ही, वेद मेरा बेटा है, समझी तुम? मेरा खून नहीं, लेकिन मेरी परवरिश है वेद। मेरा प्यार, मेरी जान, मेरे लिए वेद तुम्हारा अंश है। और तुम मेरे लिए क्या हो, यह बात मैं कब तक साबित करता रहूँगा? कब तक? वो मेरा बच्चा है नन्ही, वैभव व्यास का, वेद व्यास। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता, तुम भी नहीं। वैभव के चिल्लाने से नन्ही को होश आया। उसे एहसास हुआ वो क्या बोल गई। मुझे पता है मैं क्या हूँ और वेद क्या है आपके लिए। मुझे माफ़ कर दो आप। आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आपने मुझे और वेद को अपनाया, हमें नई दुनिया दी, और मैं ही आपको हर वक्त चोट पहुंचाती हूँ। मुझे माफ़ कर दो वैभव। मैं वादा करती हूँ आज के बाद ये बात मेरी जुबान पर कभी नहीं आएगी। मुझे माफ़ कर दो आप। नन्ही दोनों हाथ जोड़ वैभव के सीने से लग गई। बस नन्ही, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारी आंखों में आंसू मेरी जान लेते हैं। बस ये बात अपने दिल को समझा दो, वेद मेरा बेटा है बस। और अब और कुछ नहीं। जितना हम बीते वक्त को याद करेंगे उतना ही दर्द होगा। वैभव ने नन्ही को सीने से लगा लिया। वाह पापा, आपने मम्मा को चुप करा दिया। मम्मा ऐसे ही रोती रहती हैं। लव यू मम्मा। वेद आकर नन्ही और वैभव से चिपक गया। वैभव ने वेद को उठा लिया और नन्ही को साइड हक करते हुए उसके सिर को चूम लिया। तभी मेड ने बाहर से आकर कहा, मैम साहब नाश्ता। मेड की आवाज़ पर सब नाश्ता करने बैठ गए। नन्ही खाना खा रही थी, वैभव वेद को खिला रहा था। शाम को मम्मा डैड आ रहे हैं, वैभव ने निवाला वेद को खिलाते हुए कहा। पर मॉम डैड तो कल आने वाले थे। फिर आज? मॉम की तबीयत तो ठीक है ना? नन्ही ने परेशानी से पूछा। हाँ वाइफी, मॉम ठीक हैं। उनका काम खत्म हो गया वहाँ, तो वेद के बिना उनका मन नहीं लग रहा था, तो आज ही आ रहे हैं। ओके, फिर मैं उनके लिए खाना बना लूँगी। बिल्कुल भी नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी। काम मेड देख लेगी, तुम बस आराम करो। वैभव आप, बस बहस नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ख्याल रखना। मॉम डैड को लेने के लिए मैं ऑफिस से गाड़ी भेज दूंगा। वैभव ने वेद को किस किया और चला गया। नन्ही वैभव को जाते देख रही थी। वेद नन्ही के पास आया तो नन्ही ने दूसरी मेड से कहा, वेद को ले जाने को। मेड वेद को लेकर चली गई। वेद ने पीछे मुड़कर देखा तो नन्ही ने चेहरा दूसरी ओर कर लिया। शाम का वक्त। मम्मा कहाँ हो आप? मुझे भूख लगी है मम्मा, मम्मा। वेद जोर जोर से चिल्ला रहा था। क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? कितनी बार कहा है कुछ चाहिए तो रेखा आंटी से कहो, तुम्हें बात समझ नहीं आती? पर मम्मा मुझे आपसे खाना है। मैं नहीं खिला सकती, पापा का वेट करो, वो आकर खिला देंगे। मम्मा पापा तो रात को आएंगे, मुझे अभी भूख लगी है। रेखा, वेद को खाना खिला दो। नहीं, आप खिलाओ, वेद ने जिद करके कहा। नन्ही ने खींचकर वेद पर हाथ उठाना चाहा। नन्ही, मेघा की आवाज़ पर नन्ही ने दरवाजे की ओर देखा तो वहाँ राजेंद्र जी के साथ मेघा खड़े थे। नन्ही ने उन्हें देख हाथ नीचे कर लिया। वेद भागकर दादा दादी कहते हुए राजेंद्र जी के गले लग गया। मेघा जी ने प्यार से वेद के सिर पर हाथ फेरा और नन्ही के पास आ गईं।
नन्ही ने उनके पैर छुए। मेघा जी ने नन्ही के सर पर हाथ रखा और नन्ही को सीने से लगाया। नन्ही ने आगे बढ़कर राजेंद्र जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मेघा जी मैट से खाना लाओ, मेरे बच्चे को भूख लगी है, कहकर राजेंद्र जी से बेद को लिया और डाइनिंग टेबल के पास लाकर चेयर पर बैठ गई। मेट खाना ले आई। नन्ही आगे आकर मेघा से, मैं खिला देती हूँ माँ, आप थक गई होंगी, फ्रेश हो जाओ आप। मेघा ने नन्ही को हाथ के इशारे से रोक दिया और वेद को खाना खिलाने लगी। वेद खाते खाते बातें कर रहा था। मेघा और राजेंद्र जी दोनों ही मगन थे। नन्ही भी पास में बैठ गई। वेद ने खाना खत्म किया और मेघा ने वेद को रूम में भेज दिया। माँ पापा आप लोग आराम कर लो, मैं खाना रूम में भेजती हूँ, नन्ही ने कहा। तो मेघा ने कहा, नहीं नन्ही हम ठीक हैं, बैठो बात करनी है। जी माँ, नन्ही ने कहा। नन्ही बेटा, तुम वो लड़की हो जो मेरे वैभव को नशे से दूर ले गई थी अपनी दोस्ती से। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि मेरा बेटा कभी ठीक होगा, लेकिन वो तुम थी जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाने वाली। जब तुम दर्द में थी तो वैभव भी साथ था तुम्हारे। तुम अपने दर्द से बाहर आ गई हो, लेकिन अतीत की यादें कहीं ना कहीं दिल के कोने में बंद हैं। पर इन सब में बेद का क्या कसूर? वो तो बच्चा है, उसे तो ये भी समझ नहीं आता कि तुम उसे खुद के करीब नहीं रखती, दूर रखती हो। 4 साल से तुम्हें समझा रहे हैं, लेकिन आज भी तुम वेद को नहीं अपना पा रही। मैं नहीं चाहती वेद के मन में सवाल उठे। जब वो सब बातें समझने लगेगा, तब उसे यह भी समझ आने लगेगा कि उसकी और उसकी माँ के बीच दूरी की दीवार है। तब वो तुमसे सवाल करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ हम वेद को अपने साथ ले जाएं लंदन, जहाँ मैं उसे तुम्हारे परायेपन से दूर रख सकूँ। और आई एम श्योर तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी, मेघा ने कहा और अपने रूम में चली गई। राजेंद्र जी भी उनके साथ चले गए। नन्ही आभाग से उन्हें देखती रही। थोड़ी देर बाद नन्ही मेघा जी के रूम के बाहर थी। उसके हाथ उठ रहे थे नॉक करने को, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। नन्ही ने कुछ टाइम खड़े रहने के बाद गहरी सांस ली और नॉक किया। आ जाओ नन्ही, मेघा ने कहा। नन्ही ने जरा सा पुश किया, दरवाजा खुल गया और नन्ही मेघा और राजेंद्र जी के सामने थी। कुछ बोलने की चाह में नन्ही के होंठ हल्के से खुलकर फिर बंद हो रहे थे। उंगलियां आपस में जंग लड़ रही थी। नजरें जमीन में गड़ी थी। नन्ही को इस तरह देख राजेंद्र और मेघा जी ने एक दूसरे को देखा। फिर राजेंद्र जी ने नन्ही से, कुछ कहना चाहती हो नन्ही तो बोलो, हम गैर नहीं है। वैभव की पत्नी होने के नाते हम जैसे वैभव के मॉम डैड हैं, वैसे ही तुम्हारे मॉम डैड भी हैं। और एक बेटी को अपने माता पिता से बात करने में झिझक कैसी? नन्ही ने नजरें उठाकर देखा। उसकी आंखों में नमी देख राजेंद्र जी ने मेघा को इशारा किया, तो मेघा ने नन्ही के पास आकर उसे गले से लगाया और रब करने लगी। चुप बेटा, चुप हो जाओ। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। बस तुम्हारा बेद के प्रति बर्ताव देख मुझे अच्छा नहीं लगा। एक बच्चे को माता पिता दोनों के प्यार की जरूरत होती है। तुम अपने दर्द में बेद से उसकी माँ को नहीं छीन सकती, इसलिए मैंने बेद को साथ ले जाने की बात कही। नहीं माँ, आपकी बातों से मैं दुखी नहीं, बस मुझे एहसास है कि मैं वेद के साथ गलत करती हूँ। मैं भी वेद को प्यार देना चाहती हूँ। वैभव ने वेद को पिता का प्यार दिया, उसे अपनाया। पिता का साया है वेद के सर पर। मुझे इस बात की तसल्ली है। मेरा वेद पिता के प्यार से वंचित नहीं है। वेद मेरा अंश है माँ, और वैभव मेरा जीवन। दोनों ही मुझे पूर्ण करते हैं। मैं नहीं चाहती वेद कभी अपने पापा से दूर रहे। मैं आपसे बेद को ममता देने में कमी नहीं रखूंगी। बस आप बेद को यहाँ से ले जाने की बात ना करें, क्योंकि मैं बेद को वैभव जैसे पिता के साय में रखना चाहती हूँ। यही चाहती हूँ कि वेद वैभव की तरह एक अच्छा बेटा बने, एक अच्छा पति बने और सबसे अच्छा दोस्त बने, अच्छा इंसान बने। पिता का जिंदगी में क्या महत्व है, यह मैं समझ सकती हूँ। अपने माता पिता को खोया था मैंने, और वेद वैभव से दूर नहीं रह सकता। एक पिता जो फर्ज पूरी जिंदगी पूरा करता है, वो कोई और एक दिन भी नहीं निभा सकता। सब माँ का प्यार देखते हैं, पर पिता की परवाह अपने बच्चों की तरफ किसी को नहीं दिखती। माँ सारी जिंदगी बच्चों को दिल में बसा कर रखती है, लेकिन पिता बच्चों को दिमाग में लेकर चलते हैं। माँ को खाना बनाने की चिंता घेरे रखती है कि आज क्या बनाऊं जो बच्चे खुशी से खा लें। लेकिन पिता ये सोचता है कि आज बस इतना कमा लूं
कि मेरे बच्चे पेट भर खाना खा लें। ऊपर से कठोर रहकर पिता बच्चों को समाज में जीने के तरीके सिखा देता है। बेटा और बेटी सिर्फ माँ के ही नहीं, पिता के भी जीने की वजह बनते हैं। एक माँ अगर बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है और जन्म देती है, तो वो पिता भी पल पल 9 महीने बच्चे को महसूस करने को, अपनी गोद में लेने को, प्यार करने को तरस जाता है। माँ तो हर दुख में रो सकती है, खुशी में हंस सकती है, लेकिन पिता ऊपर से कठोर बनकर अंदर से रोते हैं, अकेले में खुश होते हैं। जीवन की शुरुआत माँ है, तो पिता से जीवन चलता है। पिता के बिना यह जिंदगी अधूरी है। पिता की रोक टोक में भी हमारा भला है। यह बात हम तब समझ पाते हैं जब पिता को खो देते हैं। पिता के बिना रहना आसान नहीं माँ, और वेद पिता के साथ के बिना रह नहीं सकता। पर प्लीज माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप भी यहीं रहें, वैभव के पास, मेरे पास। नन्ही हाथ जोड़ मेघा जी के सामने खड़ी थी। मेघा ने नन्ही को फिर से गले लगा लिया। राजेंद्र जी आए और नन्ही के सर पर प्यार से हाथ फेरने लगे। नहीं बेटा, हम वेद को किसी से दूर नहीं लेकर जा रहे, न उसके पिता से न उसकी माँ से, और हम भी यहीं रहेंगे अपने बेटे, बहू और पोते के साथ, राजेंद्र जी ने कहा। तो नन्ही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रात का समय, वैभव ऑफिस बैग पकड़े अंदर आया। वेद ने उसे जकड़ लिया। पापा पापा, आपको पता है मम्मा ने आज मुझे खाना खिलाया, मुझसे बात भी की, मुझे प्यार किया, वेद ने खुशी से चहकते हुए वैभव से कहा। तो वैभव ने हैरानी से नंदिनी की ओर देखा, तो नन्ही ने नजरें नीची कर लीं। अच्छा, लेकिन मम्मा तो आपसे हमेशा बात करती हैं, आज भी की तो बड़ी बात नहीं। शबनम ने बात को नॉर्मली कहा। हाँ पापा, मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं, पर डांट भी लगाती हैं, पर आज खाना भी खिलाया। वेद ने फिर से अपनी बात को दोहरा दी। ठीक है, मैं भी आज आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। देखोगे सरप्राइज? वेद ने उछलते हुए कहा। हाँ, वो देखो बाहर। वेद ने दरवाजे की ओर देखा तो उछलते हुए चिल्लाने लगा, नेहा मौसी, नेहा मौसी। नेहा ने वेद को गोद में उठा लिया, प्यार से वेद के गाल को सहलाकर। कितनी बार कहा है मौसी नहीं, सिर्फ नेहा मौसी बनने के लिए मुझे तुम्हारी माँ से रिश्ता रखना होगा, जो इस जन्म में कभी मुमकिन नहीं। पर पापा तो कहते हैं आप और मम्मा फ्रेंड हो, तो मौसी हुई ना मेरी। दादी कहती हैं मम की फ्रेंड मौसी होती है। मैं फ्रेंड थी, लेकिन अब आपकी मम से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं तो बस आपसे मिलने आई हूँ, नेहा ने कहा और एक नज़र नन्ही को देखा और नजरें फेर लीं।